मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे लेबनान और इज़राइल के बीच जो संघर्ष की स्थिति बन गई है और लगातार संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध की स्थिति आ गई है, इस विषय को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं। और इसके केंद्र में है लेबनान, क्योंकि इज़राइल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इज़राइल की चर्चा यहां मैं नहीं करूंगा। पहली बात कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे क्यों लगा। देखिए, मैं बार बार आपसे अक्सर इसकी चर्चा कर देता हूं, वो इसलिए ताकि आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो सके कि आप खुद निर्णय लें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सच पूछे तो यदि इस बार के मेंस में यह प्रश्न नहीं आया होता, तो शायद मैंने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होता, इसको किनारे कर दिया होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की जो मुख्य परीक्षा हुई है, उसका जो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 10। केवल 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है और इसके लिए 10 नंबर रखे गए हैं। पहले मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपके दिमाग में यह तथ्य दर्ज हो जाए। प्रश्न है, मध्य एशियाई गणराज्यों, देखिए एशियाई, मध्य एशियाई गणराज्यों, ठीक है, बहुत से गणराज्य। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेबनान है, उसका जो पूरा नाम है, जो ऑफिशियल नेम है, वो है लुबनान गणराज्य। बोलने में अब वो लेबनान लेबनान हो गया है, गणराज्य। मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते, भारत आ गया, भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, एक पार्ट, तथा दूसरा पार्ट है, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। इसका मतलब है कि अब जो प्रश्न है वो थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो केवल वेस्ट यानी कि अमेरिका और यूरोप तक सीमित न रह करके, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सीमित न रह करके श्रीलंका तक, उसका थोड़ा सा विस्तार हो रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि 4-5 साल पहले इसी तरह का प्रश्न भारत और अफ्रीका के संबंधों को लेकर पूछा गया था। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि नहीं, लेबनान के बारे में भी बातें की जानी चाहिए, राइट? तो आइए अब इस पर बातें करते हैं। कुछ दिनों पहले ही अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी। उसकी हेडलाइन थी, हजारों पेजर में एक साथ बिप बिप बिप, मैसेज देखते ही फटे और इतने लोगों की मौत हो गई। शायद आपको घटना याद आ गई होगी। कुछ ही दिनों पहले की बात है, मुश्किल से एक सप्ताह पहले की बात होगी। हुआ क्या? हुआ ये कि पूरे लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा मैसेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर एक ही समय पर फट गए, एक ही समय पर फट गए और पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बहुत से लोग मारे गए, उससे कई गुना लोग घायल हो गए। यहां नाम है लेबनान और सीरिया, यहां यह घटना हुई। इसी के साथ ही आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि घायल होने वालों में ईरान के राजदूत भी थे। मैं जानबूझ करके ईरान का नाम ले रहा हूं, आगे बात आपकी समझ में आ जाएगी। इस घटना के पीछे हाथ किसका था? इजराइल का। ठीक है, तो अब आपके सामने कितने शब्द आ गए? लेबनान और सीरिया आ गया, ईरान का आ गया, ईरान के राजदूत घायल हुए, हिजबुल्लाह आ गया, और साथ ही साथ आ गया इजराइल। इतने नाम आपके सामने आए केवल इस न्यूज के माध्यम से। तो आइए अब हम इन शब्दों को जोड़कर और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप किसी भी देश के बारे में तैयारी शुरू करते हैं, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप 5 मिनट एटलस को दें, नक्शे को दें, और नक्शे में उस स्थान को लोकेट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। उदाहरण के तौर पर अभी लेबनान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में लेबनान के लोकेशन को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाए कि वह किस सागर के तट पर है, उसकी सीमा किन देशों से मिलती है, और इस तरह के प्रश्न इससे पहले पूछे गए हैं। आप पिछली बार के पेपर उठा करके देखिए तो यूक्रेन के बारे में पूछा गया है, लेबनान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। तो जब आप लोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे
कि बिल्कुल लेफ्ट में चले जाइए एशिया कॉन्टिनेंट के, ऊपर आप चले जाएंगे यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा, तुर्की, जिसे हम कहते हैं टर्की। वो तो बड़ा देश है, बहुत ही फेमस देश है। तो टर्की के नीचे ही आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, भूमध्य सागर, राइट। यानी कि जो टर्की है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसके बाद पूरा सागर आप पार कर जाइए तो फिर आपको लेबनान दिखाई देगा। यानी कि लेबनान भी, अब आपको क्लियर होना चाहिए, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, राइट। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर। अब आपको लोकेशन ढूंढने में आसानी होगी लेबनान की। कौन कौन से देश इसके बिल्कुल करीब हैं? इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है, आ गया सीरिया, नाम अभी आपने सुना था ना, सीरिया। और इसके दक्षिण में है इजराइल, ठीक है, आपके दिमाग में दर्ज हो जाने चाहिए। जब आप सीरिया को देखेंगे तो सीरिया से ही सटा हुआ आपको ईरान मिल जाएगा, ईरान, ठीक है। ईरान के राजदूत घायल हुए थे, ईरान मिल जाएगा, यह भी हो गया। और मैं आपको बता चुका हूं कि सीरिया के ऊपर ही टर्की है। तो ये इसकी लोकेशन है। इसका मतलब है कि इसकी लोकेशन आपके दिमाग में दर्ज हो गई है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड पर आते हैं, क्योंकि लेबनान के बारे में हमें कुछ थोड़ी सी और बातें जान लेनी चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। जैसा कि अभी जो मैंने आपको प्रश्न पढ़ करके सुनाया उसमें दिया हुआ है ना, विश्लेषण शब्द है, अदरवाइज आप कैसे विश्लेषण करेंगे। तो ये जो लेबनान है, इसकी जो राजधानी है वो है बेरूत। आबादी बहुत कम है, लगभग 42-43 लाख की इसकी आबादी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये फ्रांस के अधीन था। 1943 में ये आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने से पहले इसके साथ भी एक वह दुर्घटना घटी जो हमारे देश के साथ घटी थी। आजादी से पहले हमारे देश को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक यही सीरिया के साथ भी किया गया। सीरिया से एक देश को अलग किया गया जिसे कहा गया ग्रेटर लेबनान। ये 1920 में यह घटना घटी, ग्रेटर लेबनान। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वहां कुछ ईसाई भी थे, तो यह सोचा गया कि इन ईसाइयों को उनका अपना अलग देश दे दिया जाए, तो ग्रेटर लेबनान बना दिया गया और वो एक प्रकार से ईसाइयों का देश हो गया। आप जानते हैं फ्रांस तो क्रिश्चियन कंट्री थी। अब देखिए कि हुआ क्या। हुआ ये कि धीरे धीरे स्थितियां बदलती चली गई। धीरे धीरे लेबनान के जो ईसाई थे वो अपनी ताकत खोते चले गए, शिया मुसलमान आ गए और बाद में धीरे 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 हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन था वो वहां उभरने लगा। इसको उभारने के लिए कौन जिम्मेदार था? ईरान। ईरान के राजदूत की मैंने बात की थी। अब ईरान क्यों ऐसा कर रहा था, उसके अपने कारण थे, लेकिन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि ईरान भी चाहता था कि मैं इस्लामिक देशों का लीडर बनूं। उस समय इस्लामिक देशों का लीडर कौन था? सऊदी अरब। और अभी भी सऊदी अरब ही अपने को इस्लामिक देशों का लीडर कहता है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सऊदी अरब को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका और सऊदी अरब के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो अब ईरान को लीडरशिप चाहिए, ठीक है। इजराइल और लेबनान के बीच में लगातार झड़पें होती रही। 2006 में जाकर के एक सहमति सी हुई थी, अलिखित सहमति, कि ठीक है हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब जबकि हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया और आप देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध जारी है, तब इजराइल को लगा कि नहीं, हिजबुल्लाह को भी, ये जो संगठन है, इसे भी जब तक वो समाप्त नहीं करेंगे तब तक वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्लाह भी आतंकवादी संगठन है। और मैंने आपको बताया कि लेबनान से कितनी दूर है, दूर क्या, पड़ोसी देश है। तो एक प्रकार से ये जो अब युद्ध चल रहा है, ये इजराइल अपने लिए रक्षा कवच तैयार कर रहा है और जो हिजबुल्लाह है वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि इस्लामिक नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी पीठ पर है ईरान का हाथ। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताई है, और इसलिए बताई है क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि
ये जो संघर्ष है इजराइल और लेबनान का, ये शायद थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिए कि फिलिस्तीन के अगेंस्ट वो रुक नहीं रहा है, जबकि दुनिया उसे अपील कर रही है। तो चूंकि आपको अखबारों में अब इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस पृष्ठभूमि के बारे में मैं बता दूं, ताकि आने वाली खबरों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, और जब समझ सकेंगे तभी आप उस पर उत्तर लिखने लायक बन सकेंगे। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।